नमस्कार आप सभी को। अब बिहार राज्य विशेष के उत्तर लेखन कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। और आज का प्रश्न है पाल कला से संबंधित प्रश्न है। पाल कला तथा भवन निर्माण कला, पाल कला तथा भवन निर्माण कला, भवन निर्माण कला, पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए कि विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या कहा जा रहा है आपसे? आपसे कहा जा रहा है पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं होगा, तथा बौद्ध धर्म के साथ प्रश्न आप सभी भी नोट कर लीजिए। बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर प्रकाश डालिए, उनके संबंध पर प्रकाश डालिए। ठीक है। सबसे पहले अभी हमने बताया कि आप जो हैं अभी भी उत्तर लेखन के कह सकते हैं पहले चरण में हैं, प्रथम चरण में हैं। और प्रथम चरण में जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि आपको समय के लिए परेशान नहीं होना है कि एक उत्तर लिखने में आप कितना समय देते हो। आपको इसके लिए नहीं परेशान होना है कि ये जो कंटेंट है ये आपके पास नहीं है, इसके लिए नहीं परेशान होना है। आपको इसके लिए नहीं परेशान होना है कि आप कहीं से कॉपी कर रहे हो या फैक्ट चुरा रहे हो, आप कह लीजिए, तो उसके लिए नहीं परेशान होना है। ठीक है। क्योंकि अब जो प्रश्न आपको जो अभ्यास में दिए जा रहे हैं ये प्रश्न विगत वर्षों में पूछे हुए हैं और आप कह लीजिए लगातार रिपीट होते हैं, क्रमागत कुछ अंतरालों पर ये लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो इनको आपको अच्छे से करके जाना है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसी में पूरा पाल कला बता दिया जाए, सब कुछ बता दिया जाए। ठीक है, जितना हो सकता है इस प्रश्न से जुड़ा हुआ जितना फैक्ट हो सकता है उतना मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे पाल कला से यदि प्रश्न आया तो आप जाकर पाल कला को कम से कम आधे घंटे अच्छे से पढ़ लो, कंठस्थ कर लो, रट लो। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है। और दूसरी बात कि जब आप इसका उत्तर लिखोगे तो प्लीज़ अपनी भाषा में लिखिए। भले ही आप कहीं से कॉपी कर रहे हो, नकल मार रहे हो, लेकिन प्लीज़ अपने भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये आपसे विनम्र निवेदन है। अब सबसे पहले जब आप कोई प्रश्न आपको दिया जाता है तो पहला कार्य क्या आपको बताया जाता है कि कोई भी जो प्रश्न मिले सबसे पहले कम से कम 2 बार उसको पढ़ना है। कितने बार? 2 बार पढ़ना है। हमने पढ़ लिया पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर प्रकाश डालिए। 2 बार पढ़ने के दौरान हमें क्या करना होता है? जो कीवर्ड होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है। यहाँ पे जो कीवर्ड थे उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। जो भी कीवर्ड इसके थे उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो कीवर्ड आपके हाईलाइट हो गए। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह कुछ भी लिखते हो, इस तरह का, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात कि आपको देखना होता है, अंडरलाइन कर लिया कीवर्ड, कि प्रश्न कितने भागों में बटा है। तो प्रश्न जब देखते हो आप कितने भागों में बटा है, यह स्पष्ट रूप से प्रश्न आपका 2 भागों में बटा है। ठीक है। पहले भाग में क्या बोला जा रहा है? पाल कला तथा भवन निर्माण कला। ठीक है, पाल कला को बताना है, भवन निर्माण कला को बताना है। फिर इसके बाद उनका किस प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंध है, किस प्रकार से बौद्ध धर्म से जुड़ाव है, उस पर आपको कार्य करना है। ये आपके लिए हो गई मेन बातें। अब जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, मान लो आपको नहीं पता है कुछ भी कि पाल कला क्या है, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं पता है, सीखने के लिए ही यह कक्षा है, आप सीखोगे। कम से कम इतना तो पता होगा ना पाल वंश के बारे में। यदि कुछ भी नहीं पता है तो पाल वंश के बारे में तो कम से कम पता होगा।
नहीं पता होगा तो सबसे पहले पाल वंश के बारे में पढ़ लीजिए। जब पाल वंश के बारे में आप पढ़ोगे, 20 मिनट 25 मिनट जब कंटेंट आप पढ़ोगे पाल वंश के बारे में, तो कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, कौन से इनके प्रमुख आप कह सकते हैं शासक रहे हैं, जिनके कार्यों को आज भी हम याद करते हैं, और उन्हीं में से कुछ की चर्चा आपको उत्तर में आज करनी भी है। तो 10 से 20 मिनट आप पाल वंश पढ़ लीजिएगा। पाल वंश जब पढ़ लोगे तो एक आइडिया लग जाएगा किसकी बात हो रही है, पाल वंश का उस समय का शासक कौन था, और क्या क्या घटित हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न में जैसे बोला गया है कि पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पर प्रकाश डालिए। अब जैसे ये प्रश्न आपको लिखने को आ गया, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें आपने की पॉइंट क्या क्या देखा, पाल कला, भवन निर्माण कला और बौद्ध धर्म से उनके संबंध, ये इसके हो गए की पॉइंट। अब जब लिखना है, प्रस्तावना जिसको आप बोलते हो, शुरुआत कहाँ से करनी है इस प्रश्न में, यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहले प्रस्तावना में हेडिंग प्रस्तावना नहीं डालनी होती है, मतलब ये आपकी कॉपी है मान लीजिए, तो सबसे पहले आप जो प्रस्तावना लिखते हो इसमें क्या लिखोगे उसके बारे में बात हो रही है। फिर पार्ट 1 ये आपका होगा उत्तर का, ये आपका भाग 2 होगा उत्तर का, और फिर लास्ट में आप क्या चर्चा करोगे, बौद्ध धर्म से उनकी सन्निकटता को बताओगे, ठीक है, और फिर निष्कर्ष आप लिखोगे, तब जाके आपका उत्तर कंप्लीट माना जाएगा। अब सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखोगे, देखो प्रस्तावना में बात कहाँ से शुरू हो रही, प्रश्न शुरू हो रहा पाल कला, ठीक है। तो सबसे पहले आप बता दोगे पाल वंश के बारे में। पाल वंश के बारे में बहुत ज़्यादा यदि ना लिख पाओ तो कम से कम इतना बता दो कि पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था, ठीक है, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश एक प्रकार से यदि हम बोलें तो इसने बिहार में शासन का विस्तार किया, लंबे समय तक इसने शासन किया, और लंबे समय तक शासन करने के कारण क्या हुआ कि इनके राज्य में शांति और स्थिरता बनी रही, और जब कहीं पर शांति और स्थिरता बनी रहती है तो निश्चित रूप से वो जो राज्य होता है वो आप कह सकते हो विकास करता है, और वो जो राज्य होता है वहाँ के नागरिक भी आप कह सकते हो संपन्न होते हैं। तो क्योंकि पाल वंश भी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया, और ये सर्वश्रेष्ठ आप कह सकते हैं, इसमें कुछ सर्वश्रेष्ठ शासक भी हुए हैं जिनके कार्यों का बखान आज तक किया जाता है, आप पढ़ते, आज भी आप पढ़ोगे और पढ़ते रहे होगे। तो कम से कम इतना आपको बताना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, पाल वंश ने किस प्रकार से बिहार पे शासन किया, और इनके कुछ प्रमुख राजाओं का नाम भी आप बता सकते हो, जैसे धर्मपाल के बारे में बता सकते हो। तो इस तरह से जो कुछ प्रमुख हैं 1 से 2 उनके बारे में आप अभी चर्चा कर सकते हो। तो ये तो आपकी हो गई प्रस्तावना, और इसमें प्रस्तावना में 3 से 4 पंक्तियां आपकी मान लीजिए, मैक्सिमम 5 पंक्तियां या 6 पंक्तियां मैक्सिमम मान लीजिए, और इन 6 पंक्तियों में आपने पाल वंश के बारे में जानकारी दे दिया, उनके कुछ प्रमुख शासकों के बारे में बता दिया, और कितने प्रकार से शासन किया, किस प्रकार से किया, वो कुछ आपने बता दिया। अब इसके बाद क्या है, मेन बॉडी में आप आओगे, और जब मेन बॉडी में आते हो, ये आपके उत्तर का मेन बॉडी है। मेन बॉडी में क्या लिखना है, मेन बॉडी में जब आप आते हो तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, प्रश्न आपका पहला क्या है, पाल कला। तो सबसे पहले मेन बॉडी में आप पाल कला की विशेषताएं लिखोगे, या पाक कला, क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा पाक कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताएं, तो आप बताओगे पाक कला की विशेषताएं, ये आप हेडिंग डालोगे, और पाक कला की विशेषताओं के अंतर्गत पाक कला के बारे में आप कुछ बताओगे। पाक कला के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इस समय काल में यदि हम बात करें तो बिहार में, विशेष रूप से बिहार में इस समय काल में पत्थर और कांसे की मूर्तियों का निर्माण उन्नत शैली में किया जाना प्रारंभ हुआ। इस समय काल में कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण और पत्थर की बनी हुई मूर्तियों का जो निर्माण था वो उसमें उत्कृष्ट कला देखने को मिलती थी। आप इसके बारे में बता दे दो। आप बता सकते हो कि इसका प्रसार बाद में बंगाल तक देखा जाता रहा है, ठीक है, ये चीज आप बता दोगे। तो सबसे पहले पाल कला के बारे में क्या बताना है जब आप पाल कला को बताते हो तो पाल कला में विशेष रूप से मूर्ति कला को बताना है, और उसमें भी पत्थर, और दूसरा आपको बताना है पत्थर के साथ साथ कांस्य। तो आपको क्या बताना है इसमें कि पत्थर और कांस्य की मूर्तियों का जो निर्माण किया जाता था इस समय काल में, उसके बारे में आप यहाँ पे चीज़ों को बताओगे। मूर्ति कला के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो पाल कला के बारे में आपने बता दिया।
इनके दो प्रकार बता दिया, मूर्तिकला, और इनमें मूर्तिकला के साथ साथ कांसे की मूर्तियों का और पत्थर की मूर्तियों का जो निर्माण किया जाता था उसका प्रयोग आपने बता दिया। फिर इसके बाद आपको इसमें क्या बताना है, आपको बताना है कि कांस्य की जो मूर्तियां थी, जो पत्थर की मूर्तियां थी, उसके अलावा क्या क्या था पाल काल में। चित्रकला भी पाल काल में देखने को मिलती थी, उत्कृष्ट स्थिति में थी। चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थापत्य कला, जिसकी बात की जा रही है स्थापत्य कला। तो कम से कम आपको जब पाल कला का आप वर्णन करोगे तो पाल कला के अंतर्गत ये 4 हेडिंग आपकी दिखनी चाहिए। पहली मूर्ति कला, ठीक है, और मूर्ति कला की जब बात करोगे तो विशेष रूप से 2, एक कांसे की मूर्ति की प्रतिमा और दूसरा आप बताओगे पत्थर, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, दोनों के बारे में आपको बताना है। दूसरा फिर आपको यहीं पे बताना है, ठीक है, चित्रकला, क्योंकि पाल के समय में, पाल काल में चित्रकला भी अपनी बेहतर स्थिति में थी। तीसरा आप जो बताओगे पाल कला की विशेषताओं के बारे में, वो तीसरा आप बताओगे, पूछा भी गया आपसे, स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला, ठीक है, भवन निर्माण कला। अब जब आपने ये तीनों चीज़ें बता दी पाल काल के बारे में या पाल कला के बारे में, ये तीनों चीज़ें बता दी, मूर्ति कला के बारे में आपने बता दिया, आपने मूर्ति कला में विशेष रूप से 2 प्रकार की मूर्तियों, कांसे की मूर्तियों के बारे में बता दिया आपने, पत्थर की मूर्तियों के बारे में आपने बता दिया, आपने चित्रकला के बारे में बता दिया, आपने स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला के बारे में आपने बता दिया। जैसे यदि हम बात करें छोटा सा कि आपने जब मूर्ति कला लिखा, जैसे आपने हेडिंग डाला पाल कला की विशेषताएं। अब पाल कला की विशेषताओं के अंतर्गत याद रखिएगा एक चीज, जैसे आप लिखते हो पाल कला की विशेषताएं, पाल कला की विशेषताएं आपने हेडिंग डाली, ठीक है, ऐसे आपने लिखा पाल कला की विशेषताएं। अब पाल कला की विशेषताओं में इसका नंबर तो होगा ना, या तो आप पहला नंबर दोगे, 1 नंबर दोगे इस तरह से, या तो आप रोमन में लिखोगे, कुछ तो नंबर दोगे ना। जब पहला आप लिखोगे मूर्ति कला, तो आप, मैं कहूँगा इस तरह से लिखिएगा, और ये जो अंक है ना, इसको आप उसके बाहर भी, लाइनिंग के बाहर भी लिख सकते हो, याद रखिएगा। इस तरह से आप लिखोगे पहला, और पहले में लिखोगे मूर्ति कला, ठीक है। अब जब मूर्ति कला के बारे में आप बताओगे, चर्चा शुरू करोगे, तो पुनः इनके दोनों प्रकारों के बारे में बताना है। अब उनको कैसे लिखोगे, उनको आप इसी के अंदर लिख सकते हो 1.1, 1.2। 1.1 में आपने बता दिया पत्थर की मूर्ति कला, और दूसरा आपने बता दिया यहाँ पे पत्थर के साथ साथ जो आपको देखने को मिल रहा है कांसे की मूर्ति कला, ठीक है, कांसे की मूर्ति कला। अब दोनों के बारे में, दोनों से जुड़े हुए लोगों के बारे में आपने लिख दिया। तो याद रखिएगा इसी तरह से करना होता है। जैसे अब इसमें कोई और कला होती तो इसी तरह से 1.3 करके आप लिखते, ठीक है। तो इस तरह से लिखोगे तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है और एग्जामिनर पर अलग प्रभाव पड़ता है। ये जो आपने नंबरिंग किया, ये लाइन के बाहर भी आप कर सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे पहला नंबर आप लाइन के बाहर डाल दो, और फिर जब 1.1 लिखना हो इसको अंदर कर दो, 1.2 अंदर कर दो, फिर देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आकर्षक लगेगा, और नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, ये प्रेजेंटेशन बेहतर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 ही बताना है। मूर्तिकला हो गया। मूर्तिकला समाप्त करने के बाद आप बताओगे दूसरा चित्रकला के बारे में, ठीक है। अब आपने चित्रकला के बारे में बता दिया। फिर तीसरा आप बताओगे भवन निर्माण कला, जो कि पूछी गई है, भवन निर्माण कला, ठीक है, भवन निर्माण कला। तो ये इनकी विशेषताएं हैं, मूर्तिकला, चित्रकला, भवन निर्माण कला या स्थापत्य, ये इनकी विशेषताएं हैं। इनके बारे में आप तीनों को बता दोगे। जब ये तीनों बता देते हो तो आपका जो उत्तर है वो आधा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्यों आधा कंप्लीट होता है? क्योंकि प्रश्न के दूसरे भाग में आपसे पूछा गया है कि इनका संबंध किस प्रकार से बौद्ध से जुड़ता है, किस प्रकार से ये बौद्ध धर्म से संबंध इनका मिलता है, या बौद्ध धर्म के जो आप कह सकते हो प्रभाव इन कलाओं पर देखने को मिलता है, ये बताना है। फिर आप अगला बताओगे, इतना लिख दिया आपने, आधा उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। फिर आप बताओगे कि बौद्ध धर्म के साथ संबंध की जब बात आती है तो आप बताओगे पाल कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, पाल कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, और उसके अंतर्गत आप जो भी प्रभाव देखने को मिलते हैं, या पाल कला की बौद्ध धर्म से संबंध, पाल कला का बौद्ध धर्म से संबंध, कुछ भी आप लिख सकते हो। देखो,
पाल कला का बौद्ध धर्म से संबंध या पाल कला में बौद्ध धर्म के लक्षण, इस प्रकार से कुछ भी हेडिंग आप अपने अनुसार डाल सकते हो, लेकिन हूबहू किताब की भाषा नहीं प्रयोग करनी है आपको, ठीक है। अब इसमें एक एक कर यदि हम देखें तो जैसे कांस्य प्रतिमा, पाल कला में यदि हम देखें, मूर्ति कला में सबसे पहले हम कांस्य की मूर्तियों के बारे में बात करें तो सबसे आपको बता दें कि इसमें दो लोगों का नाम आता है, एक धीमन नाम थे और धीमन के पुत्र थे जिनका नाम था बिट्टपाल, इन दोनों का नाम आता है। और ये दोनों जो है दो शासक इनके हुआ करते थे, एक का नाम था धर्मपाल, एक का नाम था देवपाल। तो ये जो मूर्तिकार थे ये धर्मपाल और देवपाल के जो है आप कह सकते हो कि इनके आप एक प्रकार से समकालीन थे, ठीक है। अब एक चीज और इसमें आपको विशेषताओं में मैं बता दूं, जैसे कांसे की मूर्ति कला के बारे में जब आप लिखते हो तो कांसे की जो मूर्ति कला इस दौरान बनाई जाती थी उसमें आपको देखने को मिलता था, पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं में आपको देखने को मिलता था कि इनका जो निर्माण होता था वो सांचे में होता था, मतलब सांचे में ही ये ढली होती थी। और इनके जो नमूने हैं वो नालंदा और कुर्कीहार नामक स्थान है जहां पर देखने को मिलता है, ये आपको बताना है इसमें। इसके बाद आप इसी में बताओगे कि नालंदा से प्राप्त नमूने देवपाल के समय के हैं, वहीं कुर्कीहार से प्राप्त नमूने जो हैं वो परिवर्ती काल के हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पे मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं कांसे की, जो हमारे आप कह सकते हो कि जो पुरातत्व विभाग ने प्राप्त किया है उनमें ज़्यादातर में बौद्ध प्रभाव दिखाई देता है। मूर्तियों में बोधिसत्व हो गया, बोधिसत्व के बाद विष्णु, बलराम, सूर्य की, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ बौद्ध से जुड़ी हुई मूर्तियाँ थी, उसमें शैव प्रभाव भी था, लेकिन ज़्यादातर जो बहुतायत मात्रा थी वो बौद्ध से संबंधित थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो चित्रांकन था वो मूर्तियों के माध्यम से उकेरा गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। दूसरा जब बात आती है पत्थर की मूर्तियां, तो पत्थर की मूर्तियों के पत्थर की मूर्तियों के बारे में आप बताओगे कि पत्थर की मूर्तियां भी इस समय की कलात्मक सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती थी या उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती थी। पत्थर की कला जो थी ये विशेष रूप से काले बेसाल्ट के ये पत्थर होते थे जो संथाल परगना और विशेष रूप से मुंगेर जिले से मंगाए जाते थे। संथाल परगना और मुंगेर जिले से ये पत्थर मंगाए जाते थे। प्रायः ये जो पत्थर की मूर्तियां होती थी इनकी एक विशेषताएं थी कि इनमें शरीर का अग्रभाग ही अधिकांश दिखाया जाता था। अधिकांश पत्थर की मूर्तियों में शरीर का अग्रभाग ही अधिकांशता दिखाया जाता था और मूर्तियों में अलंकार की प्रधानता थी। मुख्यतः जो मूर्तियां होती थी पत्थर की ये देवताओं से संदर्भित होती थी। इन सभी का जिक्र आपको इसके उत्तर में करना है, ये सभी कंटेंट हैं, ठीक है। प्रधानता जैसे कि बुद्ध की मूर्तियों की है, बुद्ध की मूर्तियों के बाद शैव धर्म से संबंधित भी मूर्तियां देखने को मिली है, जैव प्रभाव भी सीमित मात्रा में देखने को मिला है। इस काल में कलात्मक मृदभांड भी देखने को मिले हैं, उनके बारे में भी आप बता सकते हो। तो इस तरह से आपकी जो चर्चा है वो पत्थर की मूर्तियों की भी आपकी हो जाएगी। इसके बाद बात आता है दूसरा चित्रकला की। तो चित्रकला भी इस समय में यदि हम देखें तो उत्कृष्ट आप कह सकते हो अपने बेहतर स्थिति में था। पाल युग में चित्रकला की प्रगति हुई है, उसके बारे में भी आप बता सकते हो, ठीक है, कि किस प्रकार से प्रगति हुई है, क्या उदाहरण उसके देखने को मिलते हैं। दूसरी बात आती है इसके बाद, ये आपका हो गया चित्रकला कंप्लीट। फिर आता है भवन निर्माण कला। भवन निर्माण कला, चित्रकला थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा फिर लिखिएगा। उत्तर लिखने से पहले जरूरी है कि पहले जिस कंटेंट के बारे में बात हो रही है उसको कम से कम आप आधे घंटे, 1 घंटे दो, 1 घंटे आधे घंटे उस टॉपिक को दो और उसके बाद उत्तर लिखन करने बैठो, तब चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब इसके बाद आती है भवन निर्माण कला। अब भवन निर्माण कला में क्या चीज़ें आप बताओगे? शुरुआत आप कर सकते हो कि इस समय काल में भवनें जो थे वो मुख्यतः ईंट की बने होते थे, या जो इमारतें थी इस समय काल की वो ईंट पर आधारित थी, ईंट की बनी होती थी, जिसके साक्ष्य ओदंतपुरी से मिले, जिसके साक्ष्य नालंदा से देखने को मिले, जिसके साक्ष्य जो है वो विक्रमशिला महाविहार से देखने को मिले। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो। फिर बहुत सारे अन्य उदाहरण हैं भवन निर्माण के, उनके बारे में आप बात कर सकते हो। तो आपकी भवन निर्माण की चर्चा समाप्त हो जाएगी। तो जब भवन निर्माण की भी चर्चा समाप्त हो जाती है फिर इसके बाद आती है कि बौद्ध धर्म से इसका जुड़ाव कैसा है। तो जैसे अभी आपने देखा, चाहे वो पत्थर की मूर्तियों की बात हो, चाहे वो चित्रकलाओं की बात हो, चाहे वो कांस्य की मूर्तियों की बात हो, सब में बौद्ध प्रभाव आपको प्रबलता से देखने को मिलता है। हालांकि शैव और जैन प्रभाव भी देखने को मिलते थे, लेकिन ये सीमित मात्रा में आपको देखने को मिलते थे। ज़्यादातर आपको जो है वो
ज़्यादातर आपको बौद्ध प्रभाव ही देखने को मिलते थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि क्योंकि ये शासक भी जो थे, जिनके समय काल की बात हो रही है, ये जो शासक थे इनके बारे में यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये जो धर्मपाल थे, ये शासक क्या थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण इनके समय काल में जो भी चित्रांकन इस तरह से हुआ, जो भी कला, आप कह सकते कला के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई, उसमें बौद्धों से संबंधित प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैन प्रभाव, हिंदू प्रभाव भी सीमित मात्रा, जैन प्रभाव और आप कह सकते हो शैव प्रभाव या हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ें भी सीमित मात्रा में देखने को मिलती हैं, ये आप बता सकते हो। ठीक है, और आप यह बताओगे कि ज़्यादातर जो चित्र मिले हैं या ज़्यादातर जो चित्रकलाएं मिली हैं, ज़्यादातर जो मूर्तियां मिली हैं, उसमें क्या हुआ है, उसमें देखने को मिलता है कि बुद्ध के जीवंत घटनाओं का जो है उसमें चित्रण किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह से आपका उत्तर आप उसको जोड़कर लिख सकते हो। ठीक है, और अब प्रयास करूंगा, आगे से मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक मानक उत्तर भी मैं उपलब्ध कराऊं। ये प्रयास रहेगा, लेकिन ये तब होगा प्रारंभिक परीक्षा के बाद। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको मॉडल उत्तर भी मैं उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है, तो वो चीज़ें भी मैं बेहतर तरीके से आपको दूंगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पाल कला पढ़ना है। कोई भी पुस्तक होगी आपके पास, कोई भी A to Z कोई भी बिहार की पुस्तक होगी, उसमें जाइएगा, कला और संस्कृति के बारे में हेडिंग होगा, टॉपिक होगा, उसमें जाइएगा। और उसमें जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको पाल कला देखने को मिल जाएगी, और उसको पहले से पढ़ना है, कम से कम आधे घंटे उसको पढ़ना है, चिंतन मनन करना है उसके बारे में। और चिंतन मनन करने के बाद फिर जो है इस प्रश्न को देखना है, और प्रश्न को पढ़ने के बाद फिर पॉइंट बनाना है। ठीक है, जब पॉइंट बना लेते हो अच्छे से, ठीक है, प्रश्न के जैसे पॉइंट क्या बनाना है, सबसे पहले जैसे मैं आपको बताने के लिए मैं भी पॉइंट बना के लेके आया हूँ। देखो सारी चीज़ें, ये कांस्य प्रतिमाओं के पॉइंट हैं, ये पत्थर की मूर्तियों के पॉइंट हैं, ये इस तरह से चित्रकलाओं के पॉइंट हैं, ये भवन निर्माण के पॉइंट हैं। तो इस तरह से सबसे पहले पॉइंट बना लेना है। जब आप पॉइंट बना लोगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, जैसे पत्थर मूर्तिकला के बारे में कुछ पॉइंट बना लिया, इसी तरह से कुछ पॉइंट आपने जो है कह सकते हो कांस्य मूर्तिकला के बारे में कुछ पॉइंट बना लिया। तो इस तरह से जब आप पॉइंट बना लोगे ना, तब सोचोगे उसके बारे में कि अब इसका फ्रेम क्या हो, आपके उत्तर का फ्रेम क्या हो। इसके बाद जब आप लिखोगे तो आपका उत्तर बेहतर होगा। अब इसमें निष्कर्ष भी लिखना है। अब निष्कर्ष में क्या लिखोगे, इस तरह के यदि प्रश्न आते हैं तो इनके निष्कर्ष में क्या लिखा जाए। इसके निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि पाल काल में या पाल कला आप बता सकते हो पाल काल में या इस समय काल में या उपरोक्त घटनाक्रम के आधार पे आप कह सकते हो या उपरोक्त विवरणों के आधार पे आप यह कह सकते हो कि इस समय काल में जो पाल कला थी वो बेहतर स्थिति में थी, और इसका विशेष रूप से बौद्ध धर्म से जो संबंध है उसके प्रभाव इनके कलाओं के माध्यम से देखने को मिलते हैं। किस प्रकार से पाल संप्रदाय की या पाल शासकों की निकटता जो है बौद्ध धर्म से थी, उसके प्रभाव इनके कलाओं के माध्यम से, इनके विभिन्न कलाओं के माध्यम से परिलक्षित होते हैं, जिसके उदाहरण आज भी आपको बिहार में देखने को मिलते हैं। और कुछ उदाहरण आप बता सकते हो, महाविहारों के उदाहरण बता सकते हो, बौद्ध विहारों के उदाहरण बता सकते हो। तो इस तरह से चीज़ें आपकी हो जाएंगी, लेकिन निष्कर्ष सभी में लिखना है। ठीक है, निष्कर्ष सभी में लिखना है, और निष्कर्ष क्या होना चाहिए, वो आपके प्रश्न से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप निष्कर्ष लिख दो। ठीक है, तो एक बेहतर उत्तर इस पर लिखकर आप सभी को शेयर करना है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका बेहतर उत्तर लिखकर शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखना है, सबसे पहली बात कि आपको आपके पास जो भी पुस्तक होगी, बिहार राज्य विशेष की यहाँ पे कोई पुस्तक नहीं रखी है, नहीं तो मैं दिखाता आपको। अच्छा, एक है मेरे पास यहाँ पे रखी है, डॉक्टर मनीष रंजन की पुस्तक रखी है यहाँ पे। मैं इसमें देखता हूँ कहाँ पे है और आपको बताता हूँ। यदि ये पुस्तक आपके पास होगी, ये प्रकाशन की पुस्तक है, पब्लिकेशन की, इसमें से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें है पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 में मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, मधुबनी चित्रकला और मंजूषा शैली की बात की गई है वास्तुकला एवं चित्रकला में, और पाल कला पेज नंबर 84 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है, यदि आपके पास ये पुस्तक है तो पेज नंबर 84 पर जाएं, और यहाँ पे देखो पाल कला हेडिंग पड़ी है, और पाल कला के अंतर्गत स्थापत्य कला बताया है, मूर्ति कला बताया है, मृदभाण कला बताया है। ठीक है,
चित्रकला का इसमें जिक्र मुख्य हेडिंग में नहीं है, लेकिन चित्रकला भी है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो इस तरह से पहले जाकर इसको पढ़ लेना है, खूब अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरी बात, पाल शासकों के बारे में यदि आप नहीं जानते हो तो इतिहास की जो पुस्तक होगी उससे थोड़ा सा पाल शासकों के बारे में पढ़ लेना है। गूगल से थोड़ा सा सर्च कर लेना है पाल शासकों का शासनकाल कब से कब तक था, कौन कौन से शासक हुए। जैसे 2 के नाम तो मैंने आपको बताया, 3 के संस्थापक से लेके 2 अन्य शासकों का नाम तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले पाल संप्रदाय के बारे में, पाल के शासकों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इनका शासनकाल क्या था, कैसा शासनकाल था। ठीक है, व्यवस्था कैसी थी थोड़ा सा देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर आकर पाल कला को पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको समझना है, समझने के बाद पॉइंट बनाना है। ठीक है, अपने प्रश्न के अनुसार पॉइंट बनाना है। फिर एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में बना लेना है कि किस तरह से लिखना है। और याद रखिएगा, प्लीज़ किताब की भाषा का प्रयोग मत करिएगा। आप में से ज़्यादातर लोग किताबी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यदि आप कहीं से उठाते भी हो कंटेंट ना, तो लैंग्वेज अपनी कर दिया करो, भाषा अपनी कर दिया करो, जिससे कोई भी पढ़े तो उसको ये ना लगे कि किताब की भाषा है। क्योंकि आप लोगों में से ज़्यादातर उत्तर क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट आप गूगल करते होगे या एक ही पुस्तक से आप देखते होगे, तो आप सेम लिख देते हो। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है और आपको परेशान नहीं होना है। आप प्रारंभिक परीक्षा अच्छे से दीजिए, उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा को लेकर प्रत्येक दिन, जब एक दिन में 2 प्रश्न 4 प्रश्न हम देखेंगे, तो वहाँ पे आपको मॉडल उत्तर भी मैं उपलब्ध कराऊँगा। उस